सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज मेरे साथ मेहमान हैं डॉक्टर बाबर अवान, जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर पार्लिमानी अमूर। बल्कि सच तो ये है कि हम उनके मेहमान बन गए हैं। आज मैं जिस ऑफ़िस पे बैठा हूं, ये जो आप मेरे पीछे सब किताबें देख रहे हैं, ये डॉक्टर बाबर अवान साहब का ऑफ़िस है, जहाँ पर आपको कानून की कुतुब मिलेंगी और बहुत सारे जो अहम हुकूमती मामलात जिनके बारे में डॉक्टर साहब यकीनन मशवरा जो देते होंगे, उसकी तैयारी इसी ऑफ़िस में करते हैं। तो आज इनसे गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, जो अपोजिशन ने जलसों का एक माहौल बना रखा है, लेकिन जूँ जलसे होते जा रहे हैं उनका जो साइज़ है वो कम होता जा रहा है। तो इसको हुकूमत किस नज़र से देखती है, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या सोचते हैं, अपोजिशन के जो मुतालबात हैं मुस्तकबिल में हुकूमत उनको किस तरह से डील करेगी, ये इन अमूर पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं, क्योंकि आज काबीना की मीटिंग थी और डॉक्टर साहब भी उस मीटिंग में शरीक थे, तो उनसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आज वहाँ पर मौजूद था, इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हुई। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और आप SOP पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद करते हैं। प्रोग्राम के लिए मशवरा है बोल देखने वाले जितने भी हैं पूरी कौम के लिए कि फ़िलहाल जब तक वैक्सीन सबको नहीं मिलती, ये इलाज है, एहतियात इलाज से भी बेहतर है। बिलाशुबा बिलाशुबा। तो काबीना में आज डॉक्टर साहब क्या पाकिस्तान के अवाम के मसाइल डिस्कस हुए होंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, यू आर वेलकम। सबसे पहले मेरे ख्याल में अच्छी खुशखबरी की बातें, इसलिए कि रिवाज ही ख़त्म हो गया है। कोई मुझे बुजुर्ग कह रहे थे, खुशखबरी की बात अगर करें ना जी, या कोई पॉजिटिव बात, तो कहते हैं फिक्स मैच है। हाँ, फिक्स मैच तो BBC वाला देखा ना आपने, वो जब आज फिक्स उन्होंने नहीं जो होता तो उड़ाया, क्या असर होता है, फिक्स नहीं होता। इसहाक डार साहब को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या मैं जवाब दूं। वो उन्होंने 3 बातें बिल्कुल वाजे कर दी अपनी गुफ्तगू के दौरान। एक तो मफरूर हैं, उन्होंने कहा जी आप तो मफरूर हैं, नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता हैं, दूसरी बात। और तीसरा उन्होंने कहा कि ये हिसाब देना, ज़रा घरों का हिसाब दे दें। और चौथी बात उन्होंने एक और कही कि यूरोपियन यूनियन कह चुकी है कि 2018 के इंतखाबात, उसके जो नताइज हैं वो क्रेडिबल हैं और वो शफाफ इंतखाबात। एग्जैक्टली, अंदरून मुल्क बैरून मुल्क, जो पहला वो 70s वाले इंतखाब के बाद ये 2018 का दूसरा इंतखाब था, जिसको सारी दुनिया ने कहा, सवाए जिनके मसाइल हैं, मसाइल मुश्तरका हैं, गम मुश्तरक हैं, वारदातें भी मुश्तरक थी, मफादात भी उनके मुश्तरक हैं। पहले अच्छी बात से आगाज़ करते हैं। उसके 3 हिस्से हैं आज की कैबिनेट की। एक तो ये कि 4.25 घंटे का इजलास था और उसमें जो गैस की लोड मैनेजमेंट है घरों के लिए और इंडस्ट्री के लिए, बहुत अच्छा प्लान एक सामने आया। आपने देखा अभी तक अल्लाह की मेहरबानी से कोई उस तरह की कमी जिस तरह होती थी हर साल बिजली की भी, जब से ये गवर्नमेंट आई है मैनेजमेंट का, इमरान खान खुद कई मीटिंगों के बाद और कई घंटों के बाद फिर कैबिनेट में आता है जब प्लान, तो उस पर भी घंटे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आ गया तो मंजूर है और ना मंजूर है। दूसरा ये कि 2 बहुत बड़े शहर एक तरह से आबाद होने जा रहे हैं। एक तो रावी वाला, उसकी प्रेजेंटेशन थी, और वो तो लाहौर की और ये जो पंजाब है इसकी सबकी तकदीर बदल जाएगी, और उसके बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर एक्सपेक्ट की जा रही है, और उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। दूसरा जो बंडल आइलैंड, उसके हवाले से हुई आज ब्रीफिंग, और उस पर भी बहुत अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए। जो सारा कुछ करेगी हुकूमत पाकिस्तान, और एक यूनिट को ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा जो सूबा सिंध है, बल्कि मेजर फ़ायदा उन्हीं को होगा वहाँ के जो पाकिस्तानी हैं। फिर इसके बाद जो तीसरी अच्छी खबर थी वो ये थी, जो पूरी दुनिया में कश्मीर के हवाले से मुस्लिम उम्मा पहली दफ़ा मुत्तहिद हो गई है। और जो प्रोपेगेंडा करते थे कि कश्मीर का सौदा हो गया, और प्रोपेगेंडा करते थे कि कश्मीर के लिए कुछ नहीं हुआ, जो 11-11 लाख रुपए की लस्सी पी के वो प्रोपेगेंडा करते हैं कश्मीर के नाम पे, वो सारी मिथ टूट गई है कि उम्मत मुस्लिमा में कोई मुत्तहिद नहीं है और वो इंडिया के साथ लोग हैं। प्रोपेगेंडा करने वाले उनके अपने अपने मकासद हैं, उनके अपने अपने एजेंडे हैं, लेकिन एक बात तय हो गई है। और उन्होंने भी 3 बातें कही हैं। पहला तो उन्होंने कहा है कि आप जो अमेंडमेंट से पहले वाली सूरत हाल है वो बहाल करें,
और दूसरा उन्होंने कहा है कि कश्मीरियों के साथ हैं, और तीसरा ये है कि वो मुसलमानों का एक मसला एक तरह से जो प्रोपेगेंडा था उसका ख़ात्मा हो गया कि पूरी उम्मत एक पेज पे मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ जो आलमी इदारों के सामने पाकिस्तान शुरू से पेश कर रहा है उसके ऊपर आ गई है। अब एक और पहलू है जो बहुत अच्छा हुआ, वो ये है कि हमने तो कहा, और कहने का सबब क्या था, आपने कहा ना जलसों वाली बात, कहने का सबब ये था कि कोरोना के ऊपर जो SOPs बनाने वाली कमेटी है उसमें सारी हुकूमतें हैं, सिंध के चीफ मिनिस्टर समेत, और पाकिस्तान के सारे इदारे हैं, पाकिस्तान के सारे बड़े मेडिकल एक्सपर्ट्स वजारत सेहत के ज़रिए से वो भी उसमें उनका भी इनपुट है। उन सब ने जो कहा उसकी रोशनी में हुकूमतें का, वरना किस जलसे से गुजरांवाले के बाद आपने बहुत अच्छी बात की कि रोज़ एक जलसा दूसरे के बाद सुकड़ता जा रहा है। और जो मुल्तान में तो आपके ड्रोन मीडिया अटैक अब आ गए ना, वो तो जलसे को खोल के चीर फाड़ के रख देते हैं और उसकी ऑटोप्सी कर देते हैं। मुर्दे के बाद होती थी पहले, आपको जिंदों की ऑटोप्सी हो गई वहाँ जलसों की। उसी इलाके से हूँ, शोरकोट थोड़ी दूरी है मुल्तान से, उन इलाकों में आप यकीन करें ये लकी रानी सर्कस वाले आ जाए ना, या कोई बंदा जो है वो अच्छा खासा कोई भालू साथ ले आए अड्डे पे, तो 2-3-4 हज़ार बंदे वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं उसको देखने और अगर घंटा घर हो तो ज्यादा हो तो लेकिन ये बात आपकी सही है कि अगर आप कंपैरिजन करें तो जो अपोजिशन के जलसे थे उनकी तादाद में बहुत कमी होती जा रही है, और ये जो सुकड़ रहे हैं उसका सबब है, उसका सबब पे पहले चले जाते हैं फिर जरा आगे बात बढ़ाते हैं। उसका सबब ये है कि कई लोगों ने, और महर बुखारी साहिबा का भी एक चल रहा था कि उन्होंने भी कोई किया जो अपने अकाउंट से, या मैं नाम अगर दुरुस्त ले रहा हूँ, मुझे किसी ने भेजा, तो वो लिखा हुआ था 2% लोगों ने कहा कि ये अपोजिशन ठीक कर रही है, 15% लोगों ने, 3% ने कहा, 15% लोगों ने कहा ये सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए कर रहे हैं, और 83% लोगों ने ये कहा कि ये करप्शन बचाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा ही अब BBC का इंटरव्यू भी अव्वलो आखिर करप्शन के गिर्द जो शरीफ खानदान किया और उनके समधी किया उसके गिर्द घूमता रहा। इसलिए लोगों को पता है, पाकिस्तान के अंदर लोग वाकिफ़ हैं कि NRO लेने के लिए ये सारी जिद्दोजहद हो रही है, और लोग वाकिफ़ हैं कि ये अपनी गर्दनें बचाने के लिए वो सज़ाएँ जो कानून में लिखी हुई हैं किसी ऐसे मुजरिम के लिए जो इस तरह के जराइम करेगा, उनसे बचाने के लिए ये सारी। अच्छा, फिर दूसरा ये देखिए कि क्या अलमिया है कि एक तरफ जमहूरियत कहते हैं, पहले अब्बा है या दादा है, फिर बेटा है, फिर उसका बेटा है, फिर उसका भाई है, उस भाई का बेटा है, बेटी है, चाचा है, जिस तरह कल आप कह रहे थे सारे आपने गिन दिए, मैं मुस्तस नहीं गिन सकता, आपने बहुत ज़बरदस्त कल गिना। ये सारे के सारे, इसको आप स्टेटस को नहीं तो और क्या कहेंगे। अच्छा, दीन के बारे में भी हम सबका एहतराम करते हैं कि जो अकल है, फ़हम है, शऊर है, वो सारा मोमन की मिरास है। जो ही कलमा पढ़ता है सिद्के दिल से और सिर्रन जहरन ऐलान करता है वो अंदर बाहर से, तो वो उसकी मिरास हो जाती है। सो ये किसी घर की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। इसी तरह से जो जमहूरियत है उसमें बुनियादी नुक्ता यही है कि ये लोगों के लिए, लोगों के ज़रिए से लोगों की हुकूमत बनती है। लोगों के ज़रिए ख़ानदान के लिए ख़ानदान की हुकूमत नहीं बन सकती। फिर इसको जमहूरियत के अलावा जो मर्जी आप, मैं फैशिज़म का, टोटलाइटेरियनिज़म का, कोई मैं सेंट्रलाइज किस्म की लीडरशिप का या डिक्टेटरशिप का नाम नहीं ले रहा जान के, लेकिन इन सब के मानी जमा करें तो तब ये बनता है कि कोई ख़ानदान हो जो कहे कि हमारे अलावा बाकी सारे वो पिछली लाइन में ही खड़े होंगे। अब एक इसका पहलू था। दूसरा इसका पहलू ये है, ये जो जलसे हैं कि हमें जिस तरह 6-7 हज़ार बंदा, या वो आपने कहा कि बालू वाले पे भी जमा हो जाते हैं हज़ारों लोग कई जगह, तो वो उससे तो कोई नहीं डरता। असल बात ये थी कि लोगों की ज़िंदगियां, और फिर हज़ारों लोग जो इनकी वजह से सिक्योरिटी पे खड़े रहे, वो माओ के बेटे हैं, वो किसी के खामंद हैं, किसी के वो भाई हैं, किसी के वो अब्बा हैं, किसी के वो फर्जंद हैं। उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत की क्या जिम्मेदारी है कि उनको धक्के मार रहे हैं, उनको घसीट रहे हैं। फिर इसका इससे भी अगला पहलू, क्या इसको कहते हैं कि हम सिविलियन सुप्रीमेसी के सिविलियन लोगों के पैसे से जो पार्क बना हुआ है उसके ताले तोड़ना, उसके गेट तोड़ना, उसके शीशे तोड़ना, उसकी इमारतें तोड़ना, गाड़ियां तोड़ना और इमलाक तोड़ना, ये जमहूरियत है? वहां खड़े होकर सिर्फ अपने अब्बा जी की और अपने ख़ानदान की बात करना, ये भी क्या जमहूरियत है? वहां खड़े होकर सिर्फ ये कहना कि मेरे अब्बा जी और फलाने के फलाने जी जो हैं वो बाहर बैठे हुए, वो बड़ी जद्दोजहद आपके लिए कर रहे हैं, वो आराम से बैठे हुए हैं बाहर, फिर क्या ये दिलेरी है? इसको दिलेरी कहते हैं कि आप अपनी अदालत
के खिलाफ बात तो करें लेकिन अपने मुल्क में वापस आने की जुर्रत ना करें। आप अपनी फ़ौज के खिलाफ बात तो करें लेकिन मोदी का नाम लेने की आप जुर्रत ना करें। आप अपने मुल्क में आज़ादी की बात करें लेकिन कभी कश्मीर की आज़ादी के लिए एक जलसा भी ना करें। आप अपने मुल्क के अंदर से परपेट्रेटर्स, मुजरिम तलाश करने की कोशिश करें लेकिन कलभूषण का आप नाम ना ले सकें। आप लोगों को कहें कि देखिए जी ये सारे के सारे इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। आपके घर में बगैर वीज़े के रॉ का चीफ आए, आपके घर में बगैर वीज़े के इंडिया का सबसे मुस्लिम कुश हुक्मरान वो आए, ये भी जमहूरियत है क्या? अच्छा, फिर इसका एक और अगला पहलू जो इससे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारा सारा मकसद और मुद्दा कानून पे अमल दरामद। ये कहते हैं ना जी हुकूमत की रिट कोई नहीं है, ये कहते हैं जी हम हमारे पास डंडा है। ये डंडे सब ने देखे हुए हैं, पहले भी आप डंडे लेके बहुत जगह आ चुके हैं और जा चुके हैं। असल बात यह है कि इनको पाकिस्तान के लिए कोई बुरी खबर क्रिएट करने की ज़रूरत पेश है, इसलिए कि पाकिस्तान के साथ लोगों की सारी दुनिया की, आज BBC वाला भी क्या कह रहा था, इकॉनमी पे जो इसहाक डार कह रहा था वो उसको कन्फ्रंट कर रहा था और कह रहा था आप ऑलमोस्ट ये कि आप झूठ बोल रहे हैं। वो मैच चूंकि फिक्स नहीं था ना, बाकी जगह तो गुस्सा, उनकी अदाएँ आपको याद ही हैं किस तरह वो करते थे। जो असल इशू है इस वक्त वो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत का सिर्फ कंसर्न, कल प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात थी अलहदा, उसमें उन्होंने ये कहा कि मेरी पहली तरजीह पाकिस्तान के लोगों को कोरोना से बचाना है, जिसके लिए वो दिन रात काम करते हैं और उनकी टीम भी काम करती है, बल्कि पूरे मुल्क के सारे इदारे लगे। उसके अलावा उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा दूसरी तरजीह मेरी मईशत है, तीसरी तरजीह पॉलिटिक्स है ही नहीं। पॉलिटिक्स तो हम करेंगे जब डिलीवरी को जज करने का टाइम आएगा, जिसके लिए अभी ये 2.25 साल हुए हैं, 2.25 साल अभी इस हुकूमत के बाकी हैं। उसके बाद हम लोगों के पास जाएंगे और आप देखेंगे कि वो सारे इश्यूज जिनको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, आप फैसलाबाद से शुरू कर लें, आप सियालकोट के इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला लें, आप कराची की इंडस्ट्री वालों से बात कर लें, आप किसी जगह फ़ोन उठाएं और किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आप बात कर लें, आप किसी जगह स्टॉक एक्सचेंज से बात कर लें। जिस तरह से बिजनेस फ्रेंडली इन मुश्किल हालात के बावजूद, हालात क्या थे ये मैं 3 लाइनों में वो कहना चाहता हूँ। हमारा ख़जाना खाली था, हमारे ऊपर वो माली बोझ था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब था। ऐसे में 4-5 लोगों की अक्सरियत से कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है जिसको इमरान खान हेड करते हैं। आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है आप देख लीजिए, आपके सामने वो सारे डेफिसिट, खा वो ट्रेड का डेफिसिट हो, खा वो पाकिस्तान के अंदर जितने जगह नुकसानात थे वो सारे के सारे पूरे करने के बाद, मैं आसान लफ्ज़ों में, मैं अंग्रेज़ी के लफ्ज़ नहीं भारी भरकम इस्तेमाल करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम वहाँ खड़े हैं कि अगर हमें कर्ज के पैसों के ऊपर जो सूद बनता है वो ना देना पड़े तो हमने अपना नुकसान और नफ़ा पाकिस्तान का जो था उसको बराबर कर दिया। अच्छा, ये बात आसान, सारी बातें आपकी ठीक हैं। असल लोग ये सवाल करते हैं, जब एक आदमी कानून की खिलाफ वर्जी करता है, पार्क के ताले तोड़ता है, हुकूमत कहती है आप जल्द से जुलूस ना करें, वो लोगों को इकट्ठा करने की बात करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। 2-3 दिन हमने देखा पुलिस ने वहाँ पर एक्शन भी किया और उस जगह पे जलसा नहीं होने दिया, लेकिन जिन लोगों ने ये सब कुछ किया वो फिर सरेआम धमकियाँ दे रहे हैं। तो जो अगर रिट ऑफ द गवर्नमेंट इस तरह मुतासर होगी कि जिसमें जो बिल्कुल सीधा आके हुकूमत की खिलाफ वर्जी करे अहकामात की, तो इसका मैसेज क्या जाएगा? एक तो लीगल प्रोसेस है, लोग अगर कोई गिरफ्तार हो या कोई नज़रबंद हो, अदालत छोड़े तो उस पर हम क्या एतराज़ कर सकते हैं या हम क्या कह सकते हैं? वो तो अदालत की अपनी जजमेंट है, इंडिपेंडेंटली उन्होंने वो असेस किया कि इसको छोड़ना कानून के मुताबिक है और जो हो रहा है वो उनकी नज़र में बज़ाहिर कोई ऐसा जुर्म नहीं है जिसके अंदर इसको बंद रखा जा सके। जब भी कोई बेल होती है या कोई रिलीज होती है तो यही ग्राउंड्स होती हैं जो वो कंसिडर करती है कोर्ट। एक पहलू ये, उस पर तो गवर्नमेंट उस आला मयार के ऊपर खड़ी रहेगी कि हम अदालतों के फैसलों का एहतराम करेंगे। अब उसमें तो गवर्नमेंट का इख्तियार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो चाहते हैं, दरअसल समी इब्राहिम साहब आपसे ज़्यादा कौन जानता है, वो चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने किया था ना मॉडल टाउन 1, उन्होंने किया था मॉडल टाउन 2। आपको याद है जो सलमान रुश्दी की किताब के ऊपर जुलूस निकला था इस्लामाबाद में, 8 बंदे। जी बिल्कुल, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने लोग शहीद हुए। ठीक, वो मॉडल टाउन 3 चाहते हैं, वो नहीं होगा हमारे दौर में, इसलिए कि अपने लोगों के खिलाफ अपनी सड़कों के ऊपर। मैं दूसरा नुक्ता में मुकम्मल करने लगा हूँ। हम ये कर सकते हैं कि जो कानून में लिखा उसके मुताबिक
हम पहले उनको बाज रहने की तलकीन करें, वो करते रहेंगे। जलसे से रोकने के लिए कहें, वो करते रहेंगे। ये मुल्क के लोग और मीडिया भी तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें ना, जो उनकी बनती है। ये आपकी हुकूमत की बुनियादी ज़रूरत है कि इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, रिट ऑफ द गवर्नमेंट, अगर रिट नहीं है, अगर आप एक जलसा बिल्कुल इस तरीके से करने की कोशिश की जा रही है जिससे लोगों की जिंदगियों को खतरा है, एग्जैक्टली तो वो आप अगर उसको नहीं रोक पाते, ये बुनियादी, तो ये एक बहुत बड़ा फेल्योर नहीं होगा? ये नहीं, नॉट एट ऑल। गवर्नमेंट फोर्स डिप्लॉय करती है, गवर्नमेंट इतला देती है, गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है। अगर उसको कोई वायलेट कर रहा है, अगर वो कोरोना के SOPs को कोई पांव के नीचे मसल रहा है, तो ये फिर पूरी कौम का मसला है, ये सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं है। बट एक्शन तो हुकूमत ही नहीं करना है। डेफिनेटली हुए ना, आपने देखा जो जिस तरह लोग अगर कोई पकड़ा गया फौरन रिहा हो जाए, तो उसमें हुकूमत क्या कर सकती है? उसका दूसरा जो पहलू है वो ये है कि एक अदालती फैसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब अतर मुनुल्लाह साहब ने फैसला दिया है और ये वफाक से फैसला है। सबको इसका एहतराम करना चाहिए कि जो SOPs बने हैं वो किसी सियासी जमात के लिए किसी सियासी जमात ने नहीं बनाए, लेकिन फिर एक सवाल कौमी इदारे ने बनाए। डॉक्टर साहब, एक सवाल उठता है। जी प्लीज। मैंने देखा फिरदौस आशिक अवान साहबा गुजरांवाला में बहुत सारे लोगों के साथ मौजूद हैं। फिर मैंने देखा असद उमर साहब इंटीरियर सिंध में एक जगह पे खिताब कर रहे हैं, साथ में सेल्फियां बनवा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने ये अपने अकाउंट से ट्वीट की, और कल भी जो जलसा था उसमें जो मरियम नवाज़ हैं वो ये कह रही थी कि जो SOPs हैं ये क्या अपोजिशन के जलसों के लिए हैं, हुकूमती लोग भी अपनी गैदरिंग्स कर रहे हैं, वो क्यों नहीं रोक रहे उन गैदरिंग्स को? सबको रोकना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर के नक्शे कदम पे चलना चाहिए सबको, इसलिए कि बहुत बड़ा जलसा, सही जलसा होता है। जब इमरान निकलते हैं तो आपको पता है कैसे जलसे होते हैं, तो जलसा होता, लेकिन उन्होंने अपने सारी सरगर्मियाँ जो पब्लिक के साथ जिनका ताल्लुक था, बड़े कई हमारे जो हमने इफ्तिताह करने थे वो रह गए, कई हमारे प्रोजेक्ट्स थे जिनके बारे में कौम को हमने बताना था, अच्छी खबर देनी थी, फील गुड हमने मैसेज भेजना था, वो भी रह गए। लेकिन ये रहना ज़रूरी है इस वक्त। देखिए दो चॉइसेस हैं, एक तो ये है कि 2 wrongs कैनॉट मेक 1 right। अगर एक ने मुझसे कोई गलती होगी तो आप कहें इसी गलती को दोहरा के मैं आपसे बदला लूँगा, तो ये अजीब सा एक तर्ज अमल है। लेकिन मैंने पहले कह दिया है कि सबको इस पर एहतियात करनी चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो कोरोना की ये ताज़ा लहर है, माहिरीन ये कहते हैं, हमें तो नहीं पता, हम तो सर में दर्द होता है डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये बड़ी शिद्दत से उसने एक तो अपनी नोयत बदल ली है, मैं आसान लफ्ज़ फिर इस्तेमाल कर रहा हूँ, दूसरा ये कि उसकी शिद्दत में इजाफा हो गया। उसका आज प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट को बताया 67 लोग कल गए, ये हाईएस्ट एवर। तो ये किधर हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? यानी जलसा अगर करना है तो इस प्रोग्राम को लोग ज़्यादा देखेंगे उस जलसे से, या आप TRP निकाल के अपनी और रीच अपनी निकाल के आप देख लें। तो कोई अल्टरनेट भी तो है ना इस मुल्क में अपनी बात करने का। असल बात यह है कि 2 नुक्तों के ऊपर उनकी पूरी, एक तो ये कि किसी तरीके से पाकिस्तान में इकॉनमी का पहिया ना चले ताकि वो पाकिस्तान के लोगों को उनकी मुसीबत देखें, उनको इब्तला में देखें और फिर उस इब्तला के नीचे में कोई उनके साथ जाके खड़ा हो, 1। और इससे भी पहले जो आता है वो ये है कि किसी तरीके से इमरान खान को और कौमी इदारों को मजबूर किया जाए। मिसाल के तौर पे कल कोई अदलिया पे बात करना कोई बनता था, अदालत के फैसले के बारे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए मैं दोहराना ही नहीं चाहता। सही बात है। अच्छा, फिर तीसरा ये है कि निशाना सिर्फ 3 कौमी इदारे हैं, एक पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, दूसरी पाकिस्तान की जुडिशल अथॉरिटी और तीसरी पाकिस्तान की डिफेंस अथॉरिटीज़। इसके अलावा कोई निशाना उनका है? किसी जगह उन्होंने कोई पब्लिक के लिए ऐसा मैसेज दिया। लीडरशिप पूरी कौम के लिए एक आइकॉनिक उसका अपना एक परसोना होता है, अन्ना सला दीन मुलूक, लोग बड़ों के तरीके पे चलते हैं। ये सिखा क्या रहे थे कि अगर पुलिस के पास डंडा है तो तुम डंडा उठा लेना। ये बिल्कुल यही कह रहे थे, लड़ाई की ये बात सिखा कर क्या रहे थे लोगों को, क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? फ्यूचर स्ट्रेटेजी, ये तो जलसे इन्होंने और प्लान किए हुए हैं, तो जलसे आप फ्यूचर स्ट्रेटेजी हमारी 2 नुक्तों पे, एक तो ये कि हम ये बात बार बार जलसों पे हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कानून की तरफ से पाबंदी है। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। व्हाट दे वांट इज, मैंने जिस तरह पहले कहा, मुझे इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, इनकी तारीख है कि ये चाहते हैं कि कोई, मैं बहुत मुतात लफ्ज़ था जो मैंने इस्तेमाल किया वही दोहरा देता हूँ कि ये मॉडल टाउन 3 चाहते हैं जो नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अपोजिशन की तरफ से भी ये डिमांड आ रही है गुफ्तगू में कि अगर कोरोना
इतना वो हो चुका है, तो फिर लॉकडाउन की बात की जाए। एक कारोबारी लोग जो हैं और जो बिजनेसमैन हैं वो बड़े इस हवाले से परेशान हैं। नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं होगा। ये मैं चाह रहा था कि आप इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर की क्या उनका, हालांकि वो कई दफा आ भी चुका है, लेकिन आप बताएं। नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल किया कि क्या हम टोटल बंदिश और कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, ये मैं सारे ताजर, अवाम, कारोबारी लोग, दिहाड़ीदार साहब को मुखातिब करके कहता हूँ, मैंने ये बात मेरे ख्याल में आपके शो में पहले भी सुनाई, मैं फिर सुना देता हूँ कि जब ये 12,000, आपको पता कितनी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई पैसों की और लोगों के घरों में गया और गरीब घरों में गया, वो फैसला हो रहा था, तो कई दोस्तों का ये ख्याल था कि इसका सियासी फ़ायदा उठाना चाहिए और उनके पास बड़े अच्छे दलाइल थे। इमरान खान ने एक ही बात की, उन्होंने कहा मैं ये अल्लाह की रज़ा के लिए उनके लिए कर रहा हूँ जो हैव नॉट्स हैं, जिनकी आवाज़ ही कोई नहीं है, जिनके लिए बोलता ही कोई नहीं है, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। इसी तरह से ये बात जहन में रखें कि किसी कीमत के ऊपर भी पाकिस्तान में फूड चेन नहीं टूटनी चाहिए और नहीं टूटी अभी तक। तो ये ऐसे ही तो नहीं हो गया, ये किधर से उठ के कभी आलू वाला खड़ा हो जाता था, किधर से उठ के कभी टमाटर वाला जिनको ट्रैक्टरों के आगे लिटा रहे थे बोरियों की बोरियां, तो ये खड़े हो गए, ये चीनी वाला किधर से आ गया, ये आटे वाला किधर से आ गया। ये सब प्लान्ड था माफियाज की तरफ से कि किसी तरीके से पाकिस्तान में फूड चेन टूटे। नहीं टूटी अल्लाह की मेहरबानी से, आइंदे नहीं टूटेगी। दूसरा ये है कि पहिया अब 30 साल बाद फुल कैपेसिटी के साथ और 17 साल बाद जो क्लोजर था, जो फैसलाबाद के अंदर जो पार लूम्स थे, 30,000 आप जानते हैं, जी जी बिल्कुल, और 50,000 और आ रहे हैं, वो सारे के सारे चल पड़े हैं। बियॉन्ड कैपेसिटी मशीनें भाग रही हैं, 24/7 24 घंटे मशीनें दौड़ रही हैं। 25% के करीब जो उनको कारीगर और मजदूर चाहिए थे वो अवेलेबल नहीं है। ये सारी गुफ्तगू मेरी नहीं है, ये वहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहा है और कैमरे के ऊपर वो सारा कह रहा है। अब अगर कोई ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर हम बुरी खबर ये दें, कंप्लीट लॉकडाउन तो तब नहीं हुआ जब इनके पसंदीदा लीडर मोदी साहब ने किया था। अब मुझे डॉक्टर साहब बड़ी आप और एक आखिरी ब्रेक लेनी है मुझे बड़ी। अच्छा देखिए ना, स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर इतनी तकरीरें पार्लियामेंट में और टीवी पे करने के बाद लगा दिया ना फिर खुद ही। बिल्कुल। डॉक्टर बाबर रहमान हमारे साथ हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कही है, बिजनेस कम्युनिटी को ये कहा, बताया है कि पाकिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा, कारोबार चलता रहेगा तो रोटी चलेगी, फूड चेन भी कभी जो है वो उसको वो डिस्कनेक्ट नहीं वो होगी, और स्मार्ट लॉकडाउन और दूसरी तदाबीर कानून के मुताबिक जिसमें कोरोना को रोकने की कोशिश हुकूमत करती रहेगी। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, साथ ही रहिए। जब वापस आते हैं तो दीगर इश्यूज़ पर डॉक्टर साहब की राय लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम मौजूद हैं यहाँ डॉक्टर बाबर रहमान साहब के ऑफिस में, उनसे पाकिस्तान की सियासी मामलात पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले अपोजिशन का जो एहतजाज है, गवर्नमेंट की जो रिट है और दूसरे मसाइल पर हमने बात की। डॉक्टर साहब ने बताया कि बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की तरफ से थी। OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में जो करारदाद पास की गई, जिसमें न सिर्फ ये कहा गया कि कश्मीर की जो डिस्प्यूटेड सूरत हाल थी, इस 5 अगस्त के फ़ैसले से पहले जो एनेक्स किया कश्मीर को गैर कानूनी तौर पर भारत ने, कि सऊदी अरब, अब OIC वज़राए ख़ारजा भी ये कह रहे हैं कि उसी को बहाल किया जाए। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात उसमें ये थी कि इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी कल, जिसमें चाइना के वज़ीर दिफ़ा पाकिस्तान के दौरे पर थे, उन्होंने GHQ का भी दौरा किया और जो डिफेंस प्रोडक्शन थी उसकी इन्हांसमेंट की भी बात की। और जो प्रेस रिलीज़, जो ट्वीट आया DGI SPR की तरफ से, उसमें यह था कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस को चाइना और पाकिस्तान मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। बहुत बड़ी ये एश्योरेंस, बहुत बड़ी एक पाकिस्तान के लोगों को यकीन दहानी। डॉक्टर साहब, ये दोनों बड़े मामलात, ये ज़रा थोड़ा जो चाइनीज़ जो मीटिंग्स हुई और उसके हवाले से कुछ बताएं कि किस तरह हमारे ताल्लुकात जा रहे हैं। देखिए, दो इसमें हमें जहन में रखना चाहिए। एक ये कि एशिया के अंदर नए अलाइंसेस बने और पाकिस्तान की रीच आप देख रहे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर फिर बढ़ती जा रही है। उसका सबब यह है कि सबकी निगाह इस खित्ते पे है और इस खित्ते में भारत
अपना अलायंस रखता है वेस्ट के साथ, और चाइना पाकिस्तान का एलाई है शुरू से ही। फिर पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसने चाइना को तस्लीम किया, और हमारे अब जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ये नई बन रही है सी पैक, इसको लोग रोकना चाहते हैं, और उस रोकने के लिए किसी जगह प्रोपेगेंडे के लिए पैसे लगाए जाते हैं, ये भी आपको बताते रहते हैं आपके इदारे, किसी जगह पे और इश्यूज खड़े करके इसको रोकने के लिए माहौल पैदा किया जाता है, और कहीं कहीं सबवर्शन होती है और कहीं कहीं टेररिज्म भी होता है। लेकिन इस सब के बावजूद जो दो फोकस हैं पाकिस्तान और चाइना के, एक तो ये है जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप जिसके बारे में कल बात सामने आई है, ये भारत के लिए हमारे पास अब दो डेटरेंस है। मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करने लगा। एक तो हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, मैं काउटा से हूं, मुझे बड़ा फख्र है इस बात पे। दूसरा ये है कि अब जो चाइना और पाकिस्तान की डिफेंस के अंदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो भी हमारी तरफ से एक डेटरेंस है भारत के लिए। और फिर तीसरा ये है कि सारी दुनिया, आपने जो कहा, मैं एक लफ्ज़ का उसमें इजाफा करना चाहता हूँ कि सारी दुनिया इस बात के इंतज़ार में थी कि कश्मीर पे मुस्लिम उम्मा कब बोलेगी, और बड़े इसके ऊपर एतराज़ात होते थे। हमें भी एतराज़ था, सच्ची बात ये। हम इसलिए कि इंसान हैं जितने भी दुनिया में आज़ादी पसंद, वो कश्मीर के साथ और कश्मीरियों के साथ उनका दिल धड़कता है, उनकी रूह उनके साथ थी। और मैनेजर्स जो थे उन्होंने पहली दफ़ा ये रेजोल्यूशन भी पास हुई, मैं इजाफा ये कर रहा हूँ कि उसके बाद उन्होंने डेक्लेरेशन भी जारी किया जिसमें अफर्म किया, रीअसर्ट किया, रीइटरेट किया, इस बात को दोहराया, और दूसरी दफ़ा उसको दोहराया कि हाँ हमारा मौक़िफ़ क्या था अंदर। अब ये जो चाइनीज़ पाकिस्तान पार्टनरशिप है, ये पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी खबर है पिछले 20 साल के अंदर। अब इसको जिस रफ्तार से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने एक इसके लिए पूरा डिवीज़न क्रिएट किया, एक अथॉरिटी हमने बनाई जिसको आसिम बाजवा साहब हेड करते हैं, और फिर पाकिस्तान के पूरे इदारे पूरा जोर लगा के इस सारे सी पैक को कामयाब बना रहे हैं। दुरुस्त। मैं पिछले दिनों गया ये अटक के रास्ते में, तो मैंने देखा कि मैंने कहा ये नई सड़क बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बन रही है। ये फतेह जंग रोड के ऊपर मैं गया था, तो उन्होंने कहा ये सी पैक रोड बन रही है, इसलिए वो सारी जगह यहाँ भी बन रही है, वो बलूचिस्तान में बन रही है, उसकी है, हर जगह उसकी। अच्छा, जरा आप थोड़ा सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि नेशनल डायलॉग के लिए वो तैयार हैं, और इस वक्त ज़रूरत है कि नेशनल डायलॉग हो। बार बार उनकी तरफ से ये बात आती है, तो हुकूमत कुछ संजीदगी से शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि अगर आप उनका जवाब उनको पॉजिटिव देंगे इस बात का, तो शायद जहाँ पर वो हैं उनकी जमात में भी उनकी पोजीशन स्ट्रांग होगी कि उनकी कोई बात सुन रहा है, तो वहाँ पर भी वो कोई जो इस वक्त एक स्टेटस को है उसको तोड़ने में ये बात मददगार होगी। मैं एक तबसरा कर देता हूँ, एक मैं अभी उनको ऑफर कर देता हूँ आपके ज़रिए से। तबसरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिटिकल साइज़ है उसको अंडरमाइन कर दिया है उनकी भतीजी ने, इसलिए कि जो वो कहना चाहते थे वो नहीं कह रही, जो वो करना चाहते थे वो नहीं कर रही। वो कर रही हैं जो उनको लंदन से प्लान मिलता है, लंदन से उनको चिट्ठियाँ आती हैं, लंदन से उनको जो अब्बा जी कहते हैं वो उस पर चल रही हैं। इसलिए ये तीनों, इनके जो एक बेटा बाहर बैठा हुआ है, एक बेटा इनके साथ है अपने अमाल की वजह से, इसलिए ये मार्जिनलाइज हुए हैं। अब नई बात वो क्या कर सकते हैं? नई बात यह है कि जी एक नेशनल अटेंशन लेने के लिए नेशनल डायलॉग के लिए एक मौका है। इस कौम का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इशू की मैं बात कर रहा हूँ, कौम के, मैं अवाम के इशू की बात नहीं कर रहा। पॉलिटिकल इशू ये है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने चाहिए, यही है ना। जो हारता है वो कहता है जी मैं जीता हुआ था और मुझे हरा दिया गया। उसके लिए कोई गवर्नमेंट आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थी। आगे कैसे कोई मुल्क बढ़ेगा या गवर्नमेंट बढ़ेगी? लेजिस्लेशन आप करेंगे, कानून ऐसा बनाएंगे जिसकी छलनी में से गुजर के वोट वहीं गिरे जहां किसी ने डाला है, और वोट गिना वो जाए जो डालने वाले का है। आप कह रहे हैं कि इस इलेक्शन में रिफॉर्म्स के लिए आप नेशनल डायलॉग करें। आप इस शहबाज शरीफ साहब की इस तजवीज को इससे आप नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूं। करप्शन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जीरो टॉलरेंस है इमरान खान की।
मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कोई डायलॉग इनके साथ नहीं हो सकता, एनआरओ इज आउट ऑफ क्वेश्चन। ये 3 चीज़ें आप साइड पे रख दें और जिस बात पे बात करना चाहें उसके लिए फोरम है। और बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि ये स्पीकर के बुलाए इजलास में नहीं जाते। किस नेशनल डायलॉग की? आप पहले CBM's कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो करेंगे ना। तो स्पीकर जो इजलास बुलाया, उन्होंने पिछले हफ्ते कोविड के लिए सारे इदारे मौजूद थे और सिर्फ एक पार्टी की एक खातून सेनेटर आई हुई थी, बाकी कोई नहीं आया वहाँ पे। जो डायलॉग ये कहते हैं वो किस बात पे हम डायलॉग करें कि मुकदमे ख़त्म कर दो, इस पे तो नहीं हो सकता, वो अदालतों का काम है। किस बात पे हम करें? तफ्तीशें छोड़ दो, रिकवरियां ना मांगो, वो तो सारा कानूनी एक अमल है जो चल रहा है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। 2-2.5 साल में डॉक्टर साहब कोई पैसा, कोई बड़ी अमाउंट सिवाय एक लंदन में जो 40 अरब रुपए की अमाउंट आई है, वो भी कोई इन लोगों की वो अमाउंट नहीं थी, कोई बड़ा पैसा नहीं आया। नवाज शरीफ साहब भी लंदन चले गए, उनको भी वापस लाने की गुफ्तगू होती है, लेकिन कोई बज़ाहिर कामयाबी नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि वहाँ के अपने कवानीन हैं या वहाँ उन लोगों के अपने मफादात हैं। तो लोग ये सवाल करते हैं कि फिर ये जो एक गुफ्तगू है और आपस में जो लड़ाई है, एक टेंशन है, अगर इसके खात्मे के लिए कोई मीनिंगफुल डायलॉग हो जाए और जिससे कोई पहिया चल निकले। मसलन कोई लड़ाई नहीं। क्या लड़ाई है? ये जो जलसे वो जलसे प्रेशर टैक्टिक्स है गवर्नमेंट और पाकिस्तान के इदारों को एनआरओ पे मजबूर करने के लिए। लड़ाई हमारी तरफ से क्या लड़ाई है? आप खुद कह रहे हैं कि हमने ना किसी को डंडा मारा, ना किसी के ऊपर तशद्दुद किया। आप खुद कह रहे हैं ना। रिट गवर्नमेंट अपनी किस तरह से रिट, एक तो तरीका ये है कि लफ्ज़ों से किसी को समझाने की कोशिश किया जाए, और तीसरा फिर वो दूसरा तरीका वो है, और तीसरा भी एक है, लेकिन वो गवर्नमेंट कोई उस तरफ नहीं जा रही। इसका मतलब ये है कि हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम पाकिस्तान में उसकी हम तरह डाल रहे हैं कि सब्र भी किया जा सकता है और बर्दाश्त भी किया जा सकता है, लेकिन ये हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे कि कोरोना SOPs को कोई बुलडोज करने की कोशिश करे। कानून अपना रास्ता बनाता रहेगा साथ साथ। जो वो जो कह रहे हैं ना जी, किस बात पे डायलॉग उन्होंने कहा है वो नहीं कहते। उसका सबब ये है कि वो जब बैठते हैं, डायलॉग का मैं हिस्सा रहा हूं ना, गवर्नमेंट को मैं रिप्रेजेंट करता रहा हूं, तो डायलॉग होता ये था कि सारी बात करने के बाद वो कहते थे जी ये भी कानून ठीक है, इसमें भी हम आपके साथ होंगे, ये तरमीम थोड़ी सी हम ये डालना चाहते हैं, ये आप मंजूर कर लें। हम कहते थे ठीक है मंजूर कर ले, लेकिन कहते थे कि इसको आप जो 34 नुकाती NRO, जिसको उर्फे आम में कहते थे 34 अमेंडमेंट्स के, नैब के दफ्तर को ताला लगाना, और उनके बड़े लीडरों ने कहा कि हम चाहते हैं कि नैब के, कहा ना शो में कहते हैं, प्रेस टॉक में कहते हैं नैब के दफ्तर के ऊपर ताला लगना चाहिए। तो इस पे तो डायलॉग नहीं हो सकता। जो डायलॉग का रास्ता मैं बता रहा था वो ये है कि एक आईनी तरमीम आ रही है। इन दोनों पार्टियों ने कहा जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन था कि इनके लोग बिक गए, इन्होंने खुद कहा, और फिर कहा कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। क्या हुआ? किसी को शो कॉज नोटिस था, किसी ने दिया? नहीं दिया। अब मौका आ गया है कि वो रास्ता रोका जा सकता है। शो ऑफ हैंड, खुल के वोट, उस तरफ आ जाइए आईनी तरमीम के लिए, आए डायलॉग करें हमारे साथ। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करूंगा कि हम डायलॉग करना चाहते हैं आईनी तरमीम के लिए, वो राजी हो जाएंगे, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं। फिर इलेक्ट्रल एक्ट जो आया है उसके अंदर तरामीम हम ला रहे हैं, 39 तरामीम है, और वो प्री इलेक्शन, इलेक्शन डे एंड पोस्ट इलेक्शन तीनों सिचुएशंस को मीट करती हैं। डीलिमिटेशन से, हल्का बंदी से वो शुरू होती हैं, और जो फॉर्म जिनको कहते हैं ना फॉर्म गायब हो गए, उनकी गारंटी तक के वो गायब नहीं होंगे, वो सारी चीजें उसमें शामिल हैं। तो नेशनल डायलॉग किस इशू के ऊपर हो भाई? कि इनका समधी वापस आना चाहता है, अदालत की बजाय हम उसको ले आए, जहाज फिर भेजें एक प्राइम मिनिस्टर वाला, वो तो नहीं हो सकता इस दौर में। अच्छा, एक और इशू कराची का इशू है, पाकिस्तान स्टील मिल का इशू है। कल से वहाँ पर जो लोगों का एहतजाज है, लोगों को बरतरफ किया गया है। इसमें तो कोई शक नहीं कि वो खसारे में थी और बंद काम भी नहीं हो रहा था, लोगों की तनख्वाहें जा रही थी। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो जिस अंदाज में किया जा रहा है ये भी मुनासिब नहीं था। अगर किसी पार्टी को वो दे दी जाती तो वो उसको चला भी सकते थे। आपकी जो इत्तेहादी है MQM, उनकी लीडरशिप भी वहाँ पर गई है, उनके साथ बैठकर उन्होंने कहा जी हम स्टील मिल जो यूनियन है इसके जो मुतालबात हैं उसको हम इंडोर्स करते हैं। एक सिचुएशन है। तो इस हवाले से आज कोई काबीना के इजलास में कोई गुफ्तगू हुई हो या गवर्नमेंट सोचती हो कि इसको कैसे हल करें? गवर्नमेंट के सामने 3 बातें जो मैं पूरी कौम के साथ शेयर कर सकता हूँ। पहली बात यह है कि ये किस दौर में बंद हुई थी। 2 हुकूमतें गुजर गईं और जो बंद हुई थी वो लाल पीला नीला आपने देखे हुए, ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा जान के,
तो वो बिलेट उठा के ले गए, सारा कुछ हो गया। इसकी सारी कहानी अगर सुननी है तो आजकल वो नून लीग के सेनेटर हैं जनरल साहब, उनसे आप सुन, शेर दे कोरोना हो गया था पिछले दिनों ने, तो उनसे आप सुन लें। जो असल इशू था कि इन्होंने बंद की, असल इशू था बर्बाद की। असल इशू ये है कि कितने अरसे से ये मिल बंद है, लेकिन वो सारे के सारे अखराजात हो रहे हैं, वो टैक्स पे, आपके पैसे से हो रहे हैं। वो जो मजदूर, वो जो किसान, वो जो क्लर्क, वो जो टैक्स पेयर है, वो उसके पैसे से हो रहे हैं। इससे अच्छा पैकेज अगर बैठ के कोई गुफ्तगू करना चाहे ना, तो हम अपने मिनिस्टर्स को कहते हैं बैठ के गुफ्तगू करें कि इससे अच्छा पैकेज और कोई नहीं हो सकेगा। आपको याद है जे हमारी जो टेलीफोन इंडस्ट्रीज होती थी, उनको जब प्राइवेटाइज किया गया तो उसके लिए भी पैकेज ही दिया गया था ना। अगर तो पैकेज नहीं है तो ये ज्यादती है, अगर पैकेज है तो ये प्रैक्टिस भी है और ये कानूनी अमल भी है। दूसरा, ये आपको याद है बैंक्स थे, अगरचे उनके केसेस पर बहुत लंबी लिटिगेशन अभी तक भी कई जगह चल रही है, कोई पेंशन किसी ने दबाई हुई है, कुछ और भी है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, इसलिए कोई लिटिगेशन पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट समेत पेंडिंग है। तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते से इस मिल को चलाने की कोशिश की जा रही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मिसाल के तौर पे जो पिछली जिन्होंने बंद करवाया, एक गवर्नमेंट ने बंद करवाया, अगली गवर्नमेंट ने भी बंद रखा, उन दोनों ने कभी कोई बताया रास्ता कि किस तरह से ये चलाई जा सकती है, पीआईए को किस तरह से फाल बनाया जा सकता है, किस तरह से इंडस्ट्री गुजरांवाला की चलाई जा सकती है, किस तरह से इंडस्ट्री सियालकोट की और फैसलाबाद की जहाँ पे हब है वो चलाई जा सकती है। ये सारे सिर्फ तकरीरें करते हैं ना। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट के साथ अगर कोई बात करना चाहे तो गवर्नमेंट इज रेडी, बैठ के बात करके हम समझा सकते हैं पैकेज क्या है, और ऐसा नहीं है कि किसी को कोई धक्का मारा जाएगा। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में तो तहरीक इंसाफ ने जीत लिया इलेक्शन, बड़ी तकरीरें बहुत हमने सुनी, मरियम साहबा भी गई थी, बिलावल भुट्टो साहब भी वहीं पे रहे, कोरोना भी उनको हो गया। अब गिलगित और एक एडवोकेट कानूनदान को आपने गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला बनाया। बड़ा कुछ गिलगितियों से मेरी बात हो रही थी, देवर वेरी हैप्पी कि कानून जानने वाला एक बंदा जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाया। आज़ाद कश्मीर का भी इलेक्शन आ रहा है अब, तो उस हवाले से भी कोई गवर्नमेंट अभी सोच रही है, कोई तैयारी? जी हाँ, पीटीआई तैयारी कर रही है और वो बहुत अच्छा इलेक्शन प्लान करके इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। और वहाँ हमारी उम्मीद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के पड़ोस में जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर का खित्ता है, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। ये क्यों हुकूमत बनी है? सबसे पहली बात यह है कि दोनों पार्टियों ने जो हमारे साथ इलेक्शन लड़ रही थी, 5 साल एक ने हुकूमत की, 5 साल दूसरी ने। जब वहाँ गए तो वो कह रहे थे आपको सड़क नहीं दी गई, आपको कुआं नहीं दिया। भाई आपने देना था ना, परसों तक तो आपकी गवर्नमेंट थी, और अब बैठी हुई है गवर्नमेंट जो ट्रांजिशनल थी वहां पे, केयर टेकर, तो आपने देना था ना, आप वहां गवर्नमेंट में थे। और वो एक दूसरे को सबकत लेने के लिए कि कभी किसी ने यहाँ टेडी पैसा नहीं लगाया, वो इल्ज़ाम सारे अपने ऊपर लगा रहे थे। दूसरा ये है कि उनका सारा नैरेटिव वहाँ जो उन्होंने बिल्ड किया, वो 3 ही कौमी इदारे हैं जिनके खिलाफ वो करते हैं, पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, पाकिस्तान की जुडिशल अथॉरिटी और पाकिस्तान की डिफेंस अथॉरिटीज़। इसलिए वो नाकाम हुए। जो आज़ाद खित्ता है जम्मू कश्मीर का और वहाँ की जो हुकूमत है, ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर गवर्नमेंट आती है तो हम इसको एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर, इस बेस कैंप को जो भारतीय इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, भारतीय गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर है, उसकी आज़ादी के लिए इस्तेमाल करेंगे बेस कैंप के तौर पे। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा मैं कल का जो जलसा है दोबारा उस पर वापस आऊँगा, 2-3 चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। मरियम नवाज साहबा ने वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया और अपने ट्विटर पे भी उन्होंने बड़ी गुफ्तगू की कि जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जब वालदा का इंतकाल हुआ तो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे और पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे। तो मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप आज काबीना की मीटिंग में भी थे, प्राइम मिनिस्टर से आप अक्सर मिलते हैं, बहुत आप करीब हैं प्राइम मिनिस्टर के। ये जो सारी इस तरह की गुफ्तगू है, उसके हवाले से कोई आप हमारे साथ शेयर करेंगे कोई चीज़? कोई यार तस्वीर है, दिखा दें कि जी जी बिल्कुल, वो तो देखा हमने। अच्छा, पूरी एक वो जब उनकी वालदा की रहलत हुई वो भी है और वालिद साहब को जब दोनों तस्वीरें चलिए कर रहे हैं, स्क्रीन पे आई। ये क्या तकरीर थी?
इसके 3 हिस्से आप कर सकते हैं। एक तो था झूठ, दूसरा था बड़ा झूठ, और तीसरा था जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फैट वाइट लाई, बहुत ही बड़ा। और वो जो तस्वीर के बारे में क्या कहेंगे, जो वो खड़ी हैं उस पर गाड़ी पर? आई हैव नो कमेंट। जस्ट आई मीन, एक दिन पहले उनकी दादी को दफनाया गया, 2 दिन पहले, तो और उस जलसे में वो तकरीर कर रही थी कि मुझे हुकूमत ने नहीं बताया। वो तो बताने वाला आप दिखा चुके हैं सारा, कि वो भी झूठ था। सारी रियाकारी और सियासी अदाकारी एक तरफ, पाकिस्तान के मसाइल दूसरी तरफ। ये अलमिया है कि ख़ानदानी पैसे की वजह से जो इल गॉटन मनी है, इजी मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक, कमीशंस, उनके ज़रिए से वसाइल इतने हैं कि जिनकी वजह से मूवमेंट कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि जिस तरह के इनके नारे हैं, इनकी ज़ाती ज़िंदगी उस तरह की है? जिन लोगों की ये बात करते हैं उनके साथ बैठ के ये खाना खा सकते हैं? जिन बस्तियों के लिए ये कहते हैं कि हम गरीबों के लिए निकल आए, आखिरी गरीब बस्ती जरा इनसे पूछ लें किस में आपने रात गुजारी है? ठीक हो गया बात, एक क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, बस 1 आध मिनट रह गया। आसफा भुट्टो साहबा ने तकरीर की, मैंने देखा आपको ज़रदारी साहब के मुकदमे भी आप लड़ते रहे, और वो नवाज शरीफ साहब का ज़माना, नैब का, बीबी के मुकदमे, ये एक जगह पर स्टेज पर नारे लग रहे हैं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी भी खड़े हैं वहाँ पर, मरियम नवाज नारे लगवा रही है, आसफा भुट्टो भी खड़ी हैं। आपकी कोई आप कुछ याद आया? मुझे याद एक तो आया, जिस दिन यूसुफ रज़ा साहब का केस था ना, तो सुबह सवेरे मैं तैयार हो रहा था, तो मुझे बेगम ने, यास्मीन ने फ़ोन दिया कि वो बात करना चाह रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि जी मैं जा रहा हूँ, मुझे कहने लगे कि लास्ट मिनट एडवाइस, उस दिन फैसला होना था। तो मैंने एडवाइस दी, तो एडवाइस बाकी तो नहीं बताता, एक नुक्ता ये था कि आप टाइम बाय करें। वकील के तौर पे मैं अपनी स्ट्रैटेजी उनको बता रहा था। तो वो मुझे याद आई नवाज शरीफ की उनके बारे में तकरीर, आपको याद है? जी जी, वो कहते थे घर जाओ, पहले अपना नाम क्लियर करो, फिर वापस आओ, इस्तीफा दो। साथ और भी सख्त बातें करते थे, और इसी तरह की सारी गुफ्तगू थी, हर तरह की, लेकिन वो इकट्ठे सब खड़े हुए। उससे ज़्यादा मुझे हैरानी ये हुई कि ये जो, मैं दुश्मन नहीं कहता, मैं कातिल नहीं कहता, मैं माँ बाप के नामेहरबान लोगों के साथ मोहब्बत मुझे नहीं समझ में आई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर अवान साहब, आपने आखिरी जो बात कही बड़ी ज़बरदस्त बात थी। बहरहाल ये तबसरा पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर डायलॉग का भी जवाब दे दिया डॉक्टर साहब ने, और दूसरे जो अपोजिशन की जो तहरीक है उसके हवाले से भी हुकूमत क्या सोच रही है वो भी उन्होंने दिया आपको। नाज़रीन इजाज़त दीजिए हमें, कल फिर इंशाअल्लाह तज्ज़िया में आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।